पर मेरा मानना है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चंस को नहीं करते, कैलकुलेशन करने की वजह से छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं कि हाँ हो जाएगा। ये उस कैटेगरी का क्वेश्चन है जो आपको करना पड़ जाए तो करने में तकलीफ हो सकती है। तो जब यूरेनियम लेड बना तो मास कम हो गया, इजंट इट? लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो शुरू में थे वो तो आज भी हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम मैकेनिक्स के एक क्वेश्चन को करेंगे और मॉडर्न फिजिक्स के एक क्वेश्चन को करेंगे। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर एक डिस्क रखी है, सिलेंडर रखा है ऐसा मान लो। एक थ्रेड इसके ऊपर लिपटी हुई है मजबूती से, थ्रेड फिसलती नहीं, और थ्रेड का दूसरा एंड यहां दीवार से बंधा हुआ है, राइट? ये जो प्लेटफॉर्म है इसको V0 कांस्टेंट स्पीड से खींचा जा रहा है टुवर्ड्स राइट। दिस प्लेटफॉर्म इज बीइंग मूव्ड टुवर्ड्स राइट एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ V0। ये सिलेंडर इस तरीके से मूव करता है सो दैट देयर इज नो स्लिपिंग। स्लिपिंग कहीं नहीं होती, ना तो थ्रेड सिलेंडर के ऊपर स्लिप कर रहा है और ना ही ये सिलेंडर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्लिप कर रही है। इसको V0 स्पीड से खींच रहे हैं और ये सिलेंडर मूव कर रहा है सो दैट इट डज नॉट स्लिप ऑन द प्लेटफॉर्म। आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर, सेंटर ऑफ द सिलेंडर, इन टर्म्स ऑफ V0 एंड थीटा। V0 प्लेटफॉर्म की कांस्टेंट स्पीड और स्ट्रिंग वर्टिकल से जो एंगल बना रही है वो थीटा। V0 और थीटा के टर्म्स में आपको सेंटर के सिलेंडर के सेंटर की वेलोसिटी बतानी है। वीडियो को पॉज कर दीजिए, खुद से ट्राई कर लीजिए। ओके, इस क्वेश्चन में जो सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है वो आपको ये समझना है कि एंगल थीटा वेरिएबल है, चेंज हो रहा है। लाइक ये सिलेंडर जब मान लो 1 मिनट के लिए यहां आ गया, 1 मिनट के लिए मान लो प्लेटफॉर्म खींचा जा रहा है, सिलेंडर भी घूम रहा है, वो आगे चला आया, तो ये जो थ्रेड है वो कुछ थ्रेड खुल गई, अनरैप हो गई और थ्रेड ऐसी हो गई। तो क्या आप देख पा रहे हो कि ये एंगल बढ़ गया? तो थीटा कांस्टेंट एंगल नहीं है। सबसे बड़ी बात, थीटा बदल रहा है। इसीलिए क्वेश्चन कह रहा है कि V0 और थीटा के टर्म्स में, बेसिकली थीटा के टर्म्स में, V0 तो कांस्टेंट है, थीटा के टर्म्स में सिलेंडर के सेंटर की वेलोसिटी बताइए, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो बच्चों ये अगर देखें तो मोर और लेस कंस्ट्रेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और तो कुछ है नहीं। ये सिलेंडर के सेंटर की वेलोसिटी VCM और मान लेते हैं कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। आई होप मैंने एक इंट्यूशन ये आ रहा है कि ऐसे घूमेगा, ये थ्रेड खुलेगी, तभी तो ऐसे घूमने का मतलब ये होगा कि थ्रेड वापस लिपटती जा रही है, isn't it? तो इसको हम खींच रहे हैं, तो ये घूमेगा ऐसे, बस थोड़ा थोड़ा आगे भी चल सकता है, ऐसी संभावना है, इंट्यूशन यही कह रहा है। तो जो कंडीशन दी हुई है कि इट विल नॉट स्लिप, इट सिंपली मीन्स कि इस सिलेंडर के इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो V0 के इक्वल होनी चाहिए। तो ये जो सिलेंडर है ये अगर सिर्फ स्पिन कर रहा होता तो इस पॉइंट की वेलोसिटी होती ओमेगा आर, राइट? और अगर यही सिलेंडर सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा होता तो हर पॉइंट की वेलोसिटी होती VCM, जिसकी भी VCM। तो ये रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है, तो इस पॉइंट की एक्चुअल वेलोसिटी ओमेगा आर प्लस VCM है। सो ओमेगा आर प्लस VCM इस पॉइंट की वेलोसिटी है विच मस्ट बी सेम एज V0। ऐसा होने से सिलेंडर का ये पॉइंट और प्लेटफॉर्म का ये पॉइंट दोनों सेम रफ्तार से चल रहे हैं, तो स्लिपिंग नहीं हो रही है, रबिंग नहीं हो रही है। अगर सिलेंडर के इस पॉइंट और प्लेटफॉर्म के इस पॉइंट के स्पीड में फर्क हुआ, वेलोसिटी में फर्क हुआ, तो मतलब स्लिपिंग हो रही है, रबिंग हो रही है। पर क्वेश्चन कह रहा है कि रबिंग नहीं हो रही है। सो दिस इज वन रिलेशन दैट यू गेट। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट इज अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट इट मे नॉट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर मेनी ऑफ यू। ध्यान से देखिए, ऐसे सोचिए, इस पॉइंट का नाम A रख देता हूं, इस पॉइंट का नाम B रख देता हूं। अभी मैंने ड्राइंग बनाया था तो आपने देखा
कि ये थ्रेड थोड़ी देर में ऐसे हो जाएगी अगर ये सिलेंडर आगे चला गया तो थ्रेड पे ये जो पॉइंट बी है ये मूव करके शायद यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, मूव हुआ, इट्स नॉट स्टेशनरी, इट इज नॉट स्टेशनरी फैक्ट। बट एट द सेम टाइम देयर इज अनदर फैक्ट कि ये जो येलो डॉट है उसकी पॉइंट ए से दूरी नहीं बदल सकती। भाई ये रस्सी, इतनी बड़ी रस्सी अगर 1 मीटर है तो 1 ही मीटर रहेगी ना। इस डॉट और इस डॉट के बीच की दूरी 1 मीटर है तो वो 1 ही मीटर लंबा रहेगा ना। तो रस्सी हिली, पॉइंट बी यहां से यहां चला, पर ये दूरी 1 ही मीटर रहेगी। अगर ये 1 मीटर है तो 1 मीटर, मतलब ऐसा कोई पॉइंट ले ले तो एक्चुअली सर्कल में घूम रहा है अबाउट पॉइंट। ठीक है, सोच के देखिए। तो ये बात जब इस पॉइंट के लिए ट्रू है तो इस पॉइंट के लिए भी ट्रू है, इसके लिए भी ट्रू है, इसके लिए भी ट्रू है, और जस्ट जो पॉइंट्स इस सिलेंडर को टच कर रहा है ये पॉइंट इसके लिए भी ट्रू है, पॉइंट सी के लिए भी ट्रू है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ए से सी ये जो लेंथ है, मतलब पॉइंट समझिएगा, रस्सी के ऊपर एक इंक का मार्क लगा दीजिए आप। इस रस्सी के ऊपर ये इंक का दाग है, सिलेंडर पे नहीं, रस्सी पे, समझो फर्क को। इस रस्सी के ऊपर यहां पे इंक का एक दाग लगा हुआ है, रेड कलर का डॉट है। तो पॉइंट ए और रेड डॉट के बीच की दूरी थोड़ी बदलेगी यार, कैसे बदलेगी? वो तो नहीं बदल सकती। उसके बदलने का मतलब होगा कि रस्सी या तो खिंच गई या ढीली पड़ गई। अगर ये 3 मीटर है तो इस डॉट और इस डॉट के बीच की दूरी 3 ही मीटर रहनी चाहिए, अगर इफ द स्ट्रिंग इज टॉट। So assuming that it is taut, which it is, it implies that velocity of point C on the thread has no component in this direction. Point C की velocity का इस direction में कोई component नहीं है। रस्सी पे जो point C है वो एक्चुअली में point A के अबाउट सर्कल में घूम रहा है, जैसे कि ये point B सर्कल में घूम रहा है। फैक्ट है, फैक्ट। पर क्वेश्चन कह रहा है कि थ्रेड डज नॉट स्लिप ऑन दी डिस्क, सिलेंडर, whatever it is. Thread does not slip on the disk. इसका मीनिंग ये हुआ कि ठीक इसी जगह पे ये सिलेंडर पे जो पॉइंट है, मान लीजिए सिलेंडर डिस्क जो भी है लोहे का बना हुआ है, तो लोहे पे ये ब्लू डॉट है और ये जो रेड डॉट है ना वो रस्सी पे है। तो लोहे का ब्लू डॉट और रस्सी का रेड डॉट वो दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। अगर नहीं चल रहे हैं तो मतलब थ्रेड स्लिप कर रही है। तो ये लोहे का ब्लू डॉट और ये रस्सी का रेड डॉट जो बिल्कुल जस्ट लास्ट पॉइंट है जो टच कर रहा है रस्सी का सिलेंडर को, रस्सी का वो लास्ट पॉइंट जो सिलेंडर को टच कर रहा है उसकी वेलोसिटी और सिलेंडर के उस पॉइंट की वेलोसिटी सेम है, अदरवाइज देयर इज स्लिपिंग। तो स्लिपिंग तो हो नहीं रही है। तो इस सिलेंडर का ये ब्लू डॉट और रस्सी का रेड डॉट दोनों की वेलोसिटी सेम है, और साथ में हमें यह भी समझ में आ गया कि रस्सी के इस रेड डॉट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कुछ भी नहीं हो सकती। रस्सी का वो जो रेड डॉट है वो पॉइंट ए के अबाउट एक्चुअली सर्कल में घूम रहा है, तो इट हैज ओनली रेडियल मोशन, इट हैज ओनली टेंजेंशियल मोशन, देयर इज नो रेडियल मोशन। सी की वेलोसिटी ए के डायरेक्शन में नहीं है, नहीं है, नहीं है, और पॉइंट सी, रेड डॉट सी की वेलोसिटी वही है जो ब्लू डॉट की वेलोसिटी है। तो भाई ब्लू डॉट की वेलोसिटी लिखना तो मुझे लगता है सबको आता है। अगर ये डिस्क ऐसा कुछ है, ये वाला ब्लू डॉट है, डिस्क के लोहे में ये ब्लू डॉट है, इसकी वेलोसिटी हमें लिखनी है। कैसे लिखेंगे? स्पिनिंग की वजह से, जैसे अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, एक ओमेगा आर होगा इधर और इसमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जोड़नी है, यही करना है ना। और इन दोनों वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट है वो अलोंग द रेडियस होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। इस टेंजेंट की डायरेक्शन में इसका कोई कंपोनेंट होना नहीं चाहिए। दैट मीन्स ये VCM का जो कंपोनेंट आएगा इधर, VCM का जो कंपोनेंट आएगा टेंजेंट के अलोंग इधर, वो एग्जैक्टली ओमेगा आर के इक्वल होगा। तभी इस ब्लू डॉट की वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट इस वक्त इधर नहीं होगा। सोच के देखिए बच्चों, मतलब थोड़ा अटपटा आपको लग सकता है, पर आप सोचेंगे तो मुझे लगता है कि आपको ठीक लगने लगेगा। ठीक है? अरे ठीक बोल रहा हूं मैं, ठीक बोल रहा हूं। हाँ, तो अब ये VCM का कंपोनेंट इधर कितना होगा ये जरा सोच लीजिए फटाफट।
थीटा के टर्म्स में सोच लीजिए आप। वर्टिकल और ये टेंजेंट के बीच का एंगल थीटा है। अगर यहाँ वर्टिकल लाइन बना दूं बातचीत में आसानी के लिए, तो ये थीटा है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, इसलिए इधर कंपोनेंट हो गया VCM sin थीटा, विच गिव्स अस ओमेगा आर इज इक्वल टू VCM sin थीटा। ओमेगा आर की वैल्यू VCM sin थीटा के इक्वल है। इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो ये बन गया VCM 1 प्लस साइन थीटा is equal to V0. Therefore, VCM is V0 by 1 plus sin theta. यही है हमारे क्वेश्चन का आंसर। बच्चों, आई होप कि आप इस बात को समझ गए। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। बड़ा ही रूटीन सा क्वेश्चन है, पर मेरा मानना है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चंस को नहीं करते, कैलकुलेशन करने की वजह से छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं कि हाँ हो जाएगा। ये उस कैटेगरी का क्वेश्चन है जो आपको करना पड़ जाए तो करने में तकलीफ हो सकती है। तो मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, न्यूक्लियर फिजिक्स के चैप्टर से लिया गया है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यह है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि यूरेनियम 238 एक सीरीज डी के प्रोसेस में एक चेन बनाकर अल्टीमेटली एक स्टेबल प्रोडक्ट लेड 206 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेचर में ऐसे 4 चेन एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा आपने पढ़ा होगा अपनी क्लास में। एक तो खत्म हो गया, 3 ही बचे हैं, और ठीक है, यूरेनियम 238 स्टेबल प्रोडक्ट लेड में डीके करता है। क्वेश्चन कह रहा है अ यूरेनियम ओर हैज 8 ग्राम लेड 206 फॉर एवरी 10 ग्राम ऑफ यूरेनियम 238। ये यूरेनियम का एक ओर मैंने लिया सैंपल। इसमें मैं देखता हूं कि हर 10 ग्राम यूरेनियम के साथ 8 ग्राम लेड है। अगर 10 ग्राम यूरेनियम है तो इसमें 8 ग्राम लेड भी है। और यह पक्की बात है कि जब भगवान ने अर्थ को बनाया था तो उस दिन लेड नहीं था। लेड कहां से आया? उस दिन यूरेनियम 238 था। इस पत्थर में भी यूरेनियम 238 था। मान लेते हैं कि यह पत्थर था उस दिन पे जिस दिन अर्थ बना, तो इसमें यूरेनियम 238 था। अब ये यूरेनियम 238 जो है वो डीके कर रहा है और उससे लेड का जनरेशन हो रहा है। यूरेनियम 238 डीके कर रहा है और उससे लेड का जनरेशन हो रहा है, राइट। तो इस पत्थर के टुकड़े में डीके होते 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 काफी सारा लेड जमा हो गया। अभी भी यूरेनियम बचा हुआ है, अभी भी डीके चल रहा है। अब इसमें कुछ यूरेनियम और कुछ लेड दोनों पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस सैंपल में देखा गया कि हर 10 ग्राम यूरेनियम के साथ 8 ग्राम लेड है, और दिया हुआ है कि यूरेनियम 238 का हाफ लाइफ 4.5 बिलियन ईयर, बिलियन मतलब 4.5 इंटू 10 टू द पावर 9 ईयर है। और ये लॉगरिथम की कुछ वैल्यूज दी हुई हैं जो कैलकुलेशन में आपकी मदद कर सकती हैं। फाइंड द एज ऑफ द ओर, तो आप ये लिख लीजिए। आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मदद मिलेगी। मैं तो कैलकुलेशन नहीं करने वाला, आप खुद कीजिएगा, मैं बताता हूं करना क्या है। पूछा जा रहा है कि ये ओर जो है वो कितने साल पहले बना था। मतलब जैसा मैंने अभी कहा कि मान लो कि अर्थ के साथ ये बन गया था, जरूरी नहीं है। बाद में किसी जियोलॉजिकल प्रोसेस में ये चीज बनी, ये पत्थर बना, ये ओर बना, और उस पत्थर की, उस ओर की एज बतानी है इस डेटा को यूज करके। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? 8 ग्राम लेड है हर 10 ग्राम यूरेनियम के साथ। इसका मीनिंग क्या हुआ कि पहले ऐसे सोचते हैं, सुनिएगा मेरी बात। वन मोल लेड, मोटा मोटी 206 ग्राम लेड। 1 मोल लेड के न्यूक्लियस, लेड के एटम जो बोलना है बोल दो, 1 मोल लेड के एटम पैदा हुए होंगे 1 मोल यूरेनियम के डीके होने से। भाई 1 मोल यूरेनियम के न्यूक्लियस हैं, 6 इंटू 10 टू द पावर 23 यूरेनियम के न्यूक्लियस, वो सब डीके कर गए।
तब तो जाके 1 मोल लेड बना। तो जब 1 मोल लेड बना उसका वजन है 206 ग्राम, और जो 1 मोल यूरेनियम था उसका वजन था 238 ग्राम। यही है ना। तो 206 ग्राम लेड पैदा हो सकता है जब 238 ग्राम यूरेनियम डीके कर जाए। 206 ग्राम लेड पैदा हो सकता है, यह सबसे क्रूशियल पॉइंट है इस क्वेश्चन का। 206 ग्राम लेड पैदा होगा जब 238 ग्राम यूरेनियम डीके कर जाए। 1 मोल यूरेनियम डीके करेगा तब तो 1 मोल बनेंगे लेड के पार्टिकल्स। तो नेचुरली 1 ग्राम लेड बने, इसके लिए इतना ग्राम यूरेनियम डीके किया होगा, इतना ग्राम यूरेनियम डीके किया होगा। क्वेश्चन में कहा गया है हर 10 ग्राम यूरेनियम के साथ 8 ग्राम लेड पाया गया, जिसको हम पढ़ सकते हैं कि हर 1 ग्राम यूरेनियम के साथ 0.8 ग्राम लेड पाया गया। एक ही बात है ना। 10 के लैंग्वेज में लिखा है, आप 1 की लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो 0.8 ग्राम लेड कैसे बना होगा? जब इतना ग्राम यूरेनियम का डीके हुआ होगा, और कोई तरीका नहीं है। ये कैलकुलेट करके शायद मैंने रखा है, मैं इसी को ढूंढ रहा हूं। हाँ, मिल गया मुझे। ये कैलकुलेट करने से आता है 0.924 ग्राम। ठीक है, मिल गया। सो 0.8 ग्राम लेड बनेगा अगर 0.924 ग्राम यूरेनियम डीके करेगा। आज सिचुएशन क्या जरा देखिए, उस पत्थर में 1 ग्राम यूरेनियम है और 0.8 ग्राम लेड है। 10 ग्राम और 8 ग्राम लिखा है, एक ही बात है, 1 ग्राम और 0.8 ग्राम। लेकिन ये 0.8 ग्राम लेड कैसे पैदा हुआ इतने ग्राम यूरेनियम से? तो जिस दिन ये ओर बना था, उस दिन यूरेनियम कितना था? अगर हम ऐसे सोचें कि मेरे पत्थर में 1 ग्राम यूरेनियम और 0.8 ग्राम लेड है, ऐसे मान लो छोटा सा पत्थर है, 1 ग्राम यूरेनियम 0.8 ग्राम लेड, तो 0.8 ग्राम लेड पैदा हुआ होगा 0.924 ग्राम यूरेनियम से। तो जिस दिन पत्थर बना उस दिन उसमें लेड नहीं था, सिर्फ यूरेनियम था। वो यूरेनियम कितना था? आंसर है 1 + 0.924। 1.924 ग्राम यूरेनियम रहा होगा, जिसमें से 0.924 ग्राम डीके कर गया, उससे 0.8 ग्राम लेड बन गया। यही तो सिचुएशन है। अब इसको घुमा के हम ऐसे पढ़ते हैं कि बहुत सालों पहले एक पत्थर में इतने ग्राम यूरेनियम था, यूरेनियम डीके कर रहा है। टी समय के बाद, टी ईयर्स, आवर्स, जो भी यूनिट हो, टी ईयर्स के बाद अब इसमें 1 ग्राम यूरेनियम बचा है। ठीक से सुनो, 1.924 ग्राम यूरेनियम था, उसमें से सिर्फ 1 ग्राम आज बचा है। बाकी 0.924 ग्राम यूरेनियम क्या बन गया? 0.8 ग्राम लेड बन गया। भाई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं बदले, नंबर ऑफ न्यूक्लियस नहीं बदले, पर लेड का मास कम है ना। हर एटम का, हर न्यूक्लियस का मास यूरेनियम से कम है ना। तो जब यूरेनियम लेड बना तो मास कम हो गया, इजंट इट? लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो शुरू में थे वो तो आज भी हैं। लेड और यूरेनियम जोड़ दें, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, तो जो बिगिनिंग में थे वो भी आ जाए, वो उतना ही आ जाए। तो आई होप कि आप इस कंक्लूजन को समझ गए कि शुरुआत में पत्थर में अगर इतने ग्राम यूरेनियम था तो आज 1 ग्राम बचा है। बस अगर आप इस बात को समझ गए, इसके बाद आप ये फॉर्मूला जो आप लिखते हो, यही फॉर्मूला लगाना है आपको। हम सिर्फ यूरेनियम की बात कर रहे हैं तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, क्या फर्क पड़ता है। आप मास के टर्म्स में लिख सकते हो, आई होप यू अंडरस्टैंड। नंबर ऑफ न्यूक्लियस के टर्म्स में लिखें या मास के टर्म्स में लिखें, इट्स ऑल द सेम, बिकॉज नंबर ऑफ न्यूक्लियस को मास में कन्वर्ट करने का फैक्टर तो दोनों तरफ सेम ही होगा ना। सो यू कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल। सो इन प्लेस ऑफ m यू विल राइट, आज जो बचा है वो 1 ग्राम है, और जो शुरुआत में था 1.924, सो ये 1.924 e⁻⁻⁷ अब आप इसको खुद से कीजिए। लैम्डा आई होप सभी जानते हैं कि 0.693 बाई हाफ लाइफ होता है, तो उसको यहाँ सब्सटीट्यूट कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए लॉगरिथम लेके, टी की वैल्यू निकालिए।
दैट इज द टाइम दैट हैज पास्ड सिंस दैट ओर वाज फॉर्म। ये वो समय है जिसमें 1.924 ग्राम यूरेनियम डीके करके 1 ग्राम बचा रह गया। 0.924 ग्राम डीके कर गया, 0.924 ग्राम यूरेनियम जो डीके हुआ उससे 0.8 ग्राम लेड पैदा हुआ। तो आप जब ये सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपको लगभग ये आंसर मिलेगा 4.25 बिलियन ईयर्स इंटू 10 to the power 9 ईयर्स। दिस इज व्हाट यू विल गेट। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। अगर आपने इसको एंजॉय किया तो थोड़ा दूसरों को भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। चलिए मिलते हैं।